तो आज हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वन शॉट रिवीजन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको शुरू किया था सॉल्यूशन से कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है। ध्यान दीजिए, अभी मैं सारी चीज़ों को शॉर्ट में डिक्टेट करूंगा, बोलूंगा और कुछ फार्मूला जो हमें याद रखना होता है उसे बताएंगे। यदि डिटेल आपने नहीं देखा है तो वीडियो लेक्चर्स में जाइए और प्लेलिस्ट में जाएं, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसको डिटेल में आप देखिए। अभी मैं बस शॉर्ट में डिक्टेट करूंगा और कुछ जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इसके उसे मैं बताऊंगा, मतलब वन शॉट रिवीजन नहीं। तो अपन ने शुरू करा था सॉल्यूशन से। व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होती है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब दो ऐसे अवयव जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हों उसे समान रूप से मिला दें तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, तो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, तो होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब समान रूप से मिला हुआ। तो दो ऐसे अवयव जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हों उसे हम समान रूप से मिला दें तो उस मिक्सचर को क्या कहा जाता है, तो सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे अगर वाटर के अंदर आप ग्लूकोज को डाल करके अच्छी तरह से मिला दें तो वो ग्लूकोज वाटर सॉल्यूशन हो जाएंगी। अगर हम वाटर के अंदर अल्कोहल को डाल करके अच्छी तरह से मिला दें तो वाटर अल्कोहल सॉल्यूशन होगी। अगर हम वाटर के अंदर सोडियम को डाल देंगे तब तो वो सॉल्यूशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम वाटर से रिएक्शन कर जाता है। उसी तरह से अगर हम वाटर के अंदर मड को मतलब मिट्टी को घोले तो वो सॉल्यूशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी के कण बहुत बड़े बड़े होते हैं और समान रूप से वितरित नहीं होंगे, तो वो आपकी सॉल्यूशन नहीं होते। सॉल्यूशन क्या है, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। There are different types of solution, that is boundary solution, ternary solution, quadratic solution। तो boundary solution मतलब टू, बाय मतलब होता है टू, तो टू कंपोनेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाउंड्री सॉल्यूशन। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो अवयव मौजूद हों। टर्नरी सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें थ्री कंपोनेंट मौजूद है। क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें फोर कंपोनेंट मौजूद हो। तो लेकिन हमें मूल रूप से जो स्टडी करनी है दैट इज बाउंड्री सॉल्यूशन। तो बाउंड्री सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगी, एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट। तो बाउंड्री सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होती है, एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट किसे कहेंगे, तो वह कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। जो कंपोनेंट जो अवयव सॉल्यूशन में कम मात्रा में मौजूद होता उसे हम सॉल्यूट कहते हैं और जो ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने के लिए बोले थे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फेज सेम होती है। मतलब दो कंपोनेंट को अगर आपने मिलाया है तो जो सॉल्यूशन की फेज होगी वही सॉल्वेंट की फेज है। मतलब जो सॉल्वेंट की फेज होगी वही आपकी सॉल्यूशन की फेज होगी। अगर आपकी सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन की फेज क्या होगी, तो लिक्विड होगी। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताए थे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता, सॉल्यूशन मतलब घोल, घोल की सांद्रता। मतलब घोल के अंदर कितनी अमाउंट सॉल्यूट घुली हुई है। कम अगर मात्रा में सॉल्यूट घुमी होगी तो कम गाढ़ी घोल होगी, ज़्यादा मात्रा में अगर सॉल्यूट घुली हुई होगी तो ज़्यादा गाढ़ी घोल होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की मात्रा डिजॉल्व होती है वह कहलाती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की वह मात्रा जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व्ड है वह कहलाती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब घोल की सांद्रता को, घोल की गाढ़ापना को व्यक्त करने के लिए अलग अलग टर्म्स है। देयर आर डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। घोल की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए
अलग अलग टर्म है। जैसे फर्स्ट वन इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, फर्स्ट वन इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मोलरिटी को हिंदी में कहते हैं मोलरता। तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है वह उस सोल्यूशन की मोलरिटी कहलाती। जैसे हम ग्लूकोज वाटर सोल्यूशन ले लें, 1 लीटर अगर ग्लूकोज वाटर सोल्यूशन ले लें, अगर उसके अंदर 0.1 मोल ग्लूकोज की डिजॉल्व है तो उसकी मोलरिटी 0.1 मोल पर लीटर हो जाएंगी। अगर 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 0.2 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है तो मोलरिटी 0.2 मोल पर लीटर हो जाएगी। यदि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 0.3 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व है तो मोलरिटी 0.3 मोल पर लीटर हो जाएंगी। तो यदि V लीटर के अंदर n मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व हो, अगर V लीटर के अंदर अगर n मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व हो, अगर V लीटर के अंदर n मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व हो तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? तो n/v। तो मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गई? तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या इसी को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या करेंगे? तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अगर आपकी वॉल्यूम सॉल्यूशन की मिलीलीटर में है तो यहाँ पर अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, जिसे हम याद रखने के लिए बोले थे कि ये ज़्यादातर यूज होती है। इसे हम लोगों ने मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था और ज़्यादा हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते थे कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होती है? तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ग्राम में दी होती है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिलीलीटर में दी होती है, इसलिए ज़्यादातर फॉर्मूला हम लोग ये यूज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था, इस पर एग्जाम्पल्स भी बताए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है वह उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। ध्यान दीजिए, मोलरिटी और मोलरिटी में अंतर क्या है? तो मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन होती है, जबकि मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट होती है। मतलब वहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन, यहाँ पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो अगर मान लेते हैं कि W किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर n मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व हो, अगर W किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर n मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व हो तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितनी डिजॉल्व होगी? 10/W। मतलब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गई? तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट किस में? तो किलोग्राम में। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। और यदि सॉल्वेंट की मात्रा हम ग्राम में लें तो अगर ये ग्राम में रहेगा तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, जो ऊपर चला जाएगा। मतलब इसी फार्मूला को आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है? तो ग्राम में है। तो ज़्यादातर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर जो सब्सटेंस की मात्रा है, मतलब सॉल्यूट की मात्रा होती है, वो ग्राम में दी होती है और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी ग्राम में दिया हुआ होता है। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गई कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हुई? तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में? तो ग्राम में। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। मोलरिटी एंड मोलरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मोल फ्रैक्शन। तो मोल मतलब मोल, फ्रैक्शन मतलब भाग। तो जब भी फ्रैक्शन निकालते हैं तो 1 में निकालते हैं।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होती है? तो 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की होती डिजॉल्व्ड, उसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 मोल सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का N1 प्लस N2 है, तो आप कह सकते हैं N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन के अंदर अगर N1 मोल सॉल्यूट की है, तो 1 मोल सॉल्यूशन में कितनी हो जाएंगी? तो N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो अगर N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन के अंदर N1 मोल सॉल्यूट की है, तो 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर कितनी हो जाएंगी? तो N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी? तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ देंगे तो कितनी आ जाती है? तो 1। तो ध्यान रखना है इसे। नाउ परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। परसेंटेज मतलब प्रतिशत में, मतलब घोल की सांद्रता को, घोल की गाढ़ापना को, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम प्रतिशत में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कैसे? तो 4 तरीके से। जैसे x% W/W है, मतलब x% वेट बाय वेट। इसका मतलब होता है कि 1 ग्राम सॉल्यूट की डिजॉल्व्ड है, परसेंटेज है ना, इसलिए 100 आएगा। परसेंटेज हर जगह क्या आएगा? तो 100 आएगा। परसेंटेज हर जगह क्या आएगा? तो 100 आएगा। तो 1% W/W मीन्स क्या? तो 1 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए 1% W/V है, मतलब 1 ग्राम सॉल्यूट की डिजॉल्व है कितना में? तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। 1% V/W मतलब क्या हुआ? तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूट डिजॉल्व है कितना में? तो 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहाँ पर 1% V/V है, इसका मतलब 1 मिलीलीटर, वहाँ पर वॉल्यूम इधर ही वॉल्यूम, तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूट डिजॉल्व है कितना में? तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गेट डिसोसिएटेड पर मोल। 1 मोल सॉल्यूट में से जितना डिसोसिएट हो जाता है उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गेट डिसोसिएटेड पर मोल, मतलब 1 मोल सॉल्यूट में से जितना टूट गया। तो 1 मोल सॉल्यूट में से कितना टूट सकता है? तो कुछ भी नहीं टूट सकता, या 0.1 मोल या 0.2 मोल या 0.3 मोल या 0.4 मोल या 0.5 मोल या 0.6 मोल या 0.7 मोल। तो 1 मोल में कितना टूट सकता? तो 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। मैक्सिमम कितना? तो 1 में से 1 टूट सकता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गेट डिसोसिएटेड पर मोल। 1 मोल सॉल्यूट में से जितनी डिसोसिएट हो जाती है वह उसकी क्या कहलाती? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होगी। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। और बेसी अगर कहीं पर कह दीजिए कहीं के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में दिया हुआ कि 10% डिसोसिएट किया, इसका मतलब वहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0.1 हुई। अगर 20% डिसोसिएट किया मतलब अल्फा की वैल्यू 0.2 हुई। 30% डिसोसिएट किया मतलब अल्फा की वैल्यू 0.3। 75% डिसोसिएट करी मतलब अल्फा की वैल्यू 0.75। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? तो 1 मोल सॉल्यूट में से जितनी डिसोसिएट करती है वह उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्ट्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती हैं। उसे जो सॉल्ट्स होती स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, जो सॉल्ट्स होती स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है, इसलिए उसकी अल्फा की वैल्यू मतलब उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होती है किसके? तो 1 के। इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी बताए थे, जैसे 1 मोल सॉल्यूट में जितना निकल के टूट गया उसे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे, लेकिन 1 मोल में से अगर निकल करके कुछ जुड़ गया मतलब एसोसिएट कर गया तो उसे हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। फिर बताए थे वांट ऑफ फैक्टर।
जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉन ऑफ फैक्टर क्या है? तो रेशियो है किसकी? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब किसी सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में डाले तो वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बाद आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट हो गया। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद कुल कितनी पार्टिकल की संख्या है अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? तो वॉन ऑफ फैक्टर कहा जाता है। तो वॉन ऑफ फैक्टर क्या है? तो रेशियो है किसकी? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। जनरली हम पार्टिकल की संख्या केमिस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए वॉन ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगी? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। फिर आपको मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान दीजिए, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन 1 होती है फॉर एसोसिएशन और इक्वल टू 1 होती है फॉर नादर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, इन सब के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? तो 1 होती है। यदि कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बाद ना तो डिसोसिएट करे ना तो एसोसिएट करे तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन अगर कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने के बाद आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट करता है तो उसे कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। मतलब अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद न तो डिसोसिएट करे ना तो एसोसिएट करे तो वो कहलाता है नॉर्मल बिहेवियर। यदि सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट करता है तो उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। नाउ रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट एंड वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई। तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट अगर किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल देते हैं वो आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट करता है, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद एक मिक्सचर बना देता है। तो उस मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट क्या है? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। अगर किसी सॉल्यूट को, यदि किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं और वह सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट और एसोसिएट होकर एक मिक्सचर तैयार करता है तो उस मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट क्या है? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। एक मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को हम क्या कहते हैं? तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। तो वहाँ पर रिलेशनशिप आपको मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर या इसी को हम लोग ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल अपॉन वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई। तो याद रखेंगे कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट क्या होती है? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई। फिर इसी में आगे मैंने बताया था वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल मतलब एवापोरेटिंग, वह सब्सटेंस जो ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एवापोरेट करता है उसे हम कहते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस। और नॉन वोलाटाइल मतलब वह सब्सटेंस जो ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एवापोरेट नहीं करता उसे हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। जैसे वोलाटाइल मतलब जनरल लिक्विड, जिससे वाटर है वोलाटाइल है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, बेंजीन, टॉलिन, एसीटोन, ये सब क्या है? तो वोलाटाइल लिक्विड है। जनरल लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? तो वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जैसे जितने भी सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये सब क्या है? तो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस। शुगर है, ग्लूकोज है, यूरिया, इन सबको हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल मतलब एवापोरेटिंग मतलब वह सब्सटेंस जो ऑर्डिनरी कंडीशन पर एवापोरेट और कंडेंसेट होता है उसे हम वोलाटाइल कहते हैं। और जो ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मतलब नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एवापोरेट और कंडेंसेट नहीं होता है उसे हम नॉन वोलाटाइल कहते हैं। जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स हैं, सारे क्या हैं? तो नॉन वोलाटाइल। फिर आपको मैंने बताया था वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या था? हमने कोई लिक्विड सॉल्वेंट ले ली थी X, ठीक। अब ये लिक्विड है तो इस लिक्विड की कुछ मॉलिक्यूल उड़ करके मतलब एवापोरेट कर करके
इस लिक्विड सरफेसेस के ऊपर जमा हो जाती है। मतलब यहाँ पर एक लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इसी में से कुछ मॉलिक्यूल एवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में, मतलब गैस के फॉर्म में जमा हुई। तो ये गैस की जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, तो सरफेसेस के ऊपर यहाँ पर एक सी, यहाँ भी एक सी है, यहाँ भी एक सी की मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर एक लिक्विड के फॉर्म में मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ है, जबकि यहाँ पर एक गैस के फॉर्म मतलब ऑब्वियसली फैला हुआ डिस्पर्स्ड है। तो ऑब्वियसली अगर हमने कोई लिक्विड एक्स ली है तो उस लिक्विड एक्स के ऊपर उसी की मॉलिक्यूल एवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा हो जाती है, गैस के फॉर्म में जमा हो जाती है। और ये गैस, ये वेपर जितना प्रेशर लगाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या है, दैट गिवन टेम्परेचर एट फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड सरफेसेस। लिक्विड सरफेसेस के ऊपर वेपर जितनी प्रेशर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बताए थे कि अगर मान लेते हैं कोई लिक्विड ए है, मान लेते हैं कोई लिक्विड ए है, मान लेते हैं कोई लिक्विड ए है, इसी के ऊपर ए की वेपर फॉर्म जमा है। ये मान लेते हैं कोई लिक्विड ए है, इसी की मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में यहाँ पर जमा हो, और ये क्या करेगा, तो प्रेशर लगाएगा। तो इसे कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। तो प्योरिटी को दिखलाने के यहाँ पर नोट लगा दिए, नोट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। उसी तरह से ये क्या है, लिक्विड बी है, यहाँ पर क्या है, तो लिक्विड बी है, इसी की मॉलिक्यूल इसी के ऊपर एवापोरेट होकर के जमा हो गई है। तो ये जो वेपर मॉलिक्यूल इस लिक्विड सरफेसेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। तो पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। जो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट की होती है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। मतलब अगर हम कह दें कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो ये फिक्स है। कहेंगे अगर ये बेंजीन का वेपर प्रेशर 50 डिग्री सेल्सियस पर 500 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो ये वैल्यू क्या होगी, तो फिक्स होगी। तो वेपर प्रेशर जो प्योर कंपोनेंट की होती है वो फिक्स होती है, फिक्स टेम्परेचर पर। ठीक है। नाउ रॉल्स लॉ फॉर बार्नली लिक्विड सोल्यूशन। तो रॉल्स लॉ फॉर बार्नली लिक्विड सोल्यूशन के अनुसार अगर हम दो लिक्विड, मतलब मान लेते हैं लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर एक सोल्यूशन बना दिए, यदि लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर एक सोल्यूशन बना दिए, यदि लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर एक सोल्यूशन बना दिए तो इस सोल्यूशन के ऊपर क्या होंगी, तो लिक्विड ए की मॉलिक्यूल उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा होंगी, लिक्विड बी की मॉलिक्यूल उड़ करके, मतलब कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड ए की और कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड बी की उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा होंगी। तो ये वेपर क्या करेगा, तो इस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाएगा, इस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाएगा। मतलब ए की वेपर भी प्रेशर लगाएगी और बी की वेपर भी प्रेशर लगाएगी। मतलब दो लिक्विड को अगर हम मिला देते हैं, अगर दो लिक्विड को अगर मिला दें तो उस लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर ए की भी मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में जमा हो जाती है और बी की मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में जमा हो जाती हैं, और ये वेपर क्या करेगा, तो लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, पार्शियल मतलब इंडिविजुअल, अगर मान लेते हैं कि ए द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर अगर पी ए है और बी द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर पी बी है, मतलब यहाँ पर अगर कोई भी दो लिक्विड को आप मिला देंगे तो उस लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर दोनों कंपोनेंट की कुछ मॉलिक्यूल उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, तो यदि दो लिक्विड को अगर मिलाकर एक सॉल्यूशन बना दिया गया तो उसके ऊपर वेपर जमा हुई है ए और बी की, तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम रॉल्स लॉ लगाते हैं। तो रॉल्स लॉ के अनुसार पार्शियल वेपर प्रेशर एट फिक्स टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर जब तक फिक्स नहीं करेंगे यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स नहीं होगी। तो रॉल्स लॉ के अनुसार एट फिक्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड सोल्यूशन। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर यहाँ पी ए लगाया जा रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, मतलब ए के वेपर द्वारा लगाया जा रहा है अगर प्रेशर पी ए है, बी के वेपर द्वारा लगाया जा रहा है अगर प्रेशर पी बी है, तो जो पी ए होगी मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए जो होगी वो इक्वल होगी पी नॉट एक्स से। मतलब यहाँ पर जो ए की वेपर जमा हुई है ना वो कितना प्रेशर लगाएगा, तो पी नॉट एक्स से, और
पीबी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कितनी होगी, मतलब यहाँ पर बी की जो वेपर जमा हुई है वो कितनी प्रेशर लगाएगी, तो पी नॉट बी एक्स बी। जहाँ पर पी नॉट ए क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए जो कि फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, और पी नॉट बी क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी जो कि फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और एक से क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस लिक्विड सोल्यूशन, मतलब इस लिक्विड सोल्यूशन में ए की मोल फ्रैक्शन। और एक्स बी क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन दिस लिक्विड सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली दो लिक्विड को अगर हम मिलाते हैं, तो आपको याद क्या रखना है कि अगर हम दो लिक्विड को अगर मिलाते हैं तो उस लिक्विड सोल्यूशन के ऊपर दोनों की वेपर जमा हो जाती है, ए की वेपर और बी की वेपर। तो ए की वेपर कितना प्रेशर लगाएगा, तो पी नॉट एक्स से, और बी की वेपर कितना प्रेशर लगेगा, तो पी नॉट बी एक्स बी। तो टोटल वेपर प्रेशर कितनी हो जाएगी, मतलब इस सोल्यूशन के ऊपर कुल वेपर प्रेशर कितनी होगी, मतलब सिंपल वर्ड में कहिए तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितनी होगी, तो सोल्यूशन के ऊपर कुल लगने वाले वेपर प्रेशर कितनी हो गई, तो ए लगा रहा है इतना प्रेशर और बी लगा रहा है इतना प्रेशर, दोनों को जोड़ दीजिए तो पी टी और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो रॉल्स लॉ के अनुसार इन बाइंडिंग लिक्विड सोल्यूशन partial vapor pressure of each component will be directly proportional to mole fraction of component in liquid solution. Partial vapor pressure of each component will be directly proportional to mole fraction of component in liquid solution. मतलब सिंपल ये कि रॉड साहब के अनुसार पी ए इक्वल होगी पी नॉट एक्स की और पी बी इक्वल होगी पी नॉट बी एक्स बी के, और जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगी पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और ऑब्वियसली यहाँ एक्स ए और एक्स बी क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इन दिस लिक्विड सोल्यूशन, इस लिक्विड सोल्यूशन में ए और बी की मोल फ्रैक्शन है। और मान लेते इस वेपर में ए की मोल फ्रैक्शन अगर हम बाई मान लें और बी की मोल फ्रैक्शन अगर बाई भी मान लें, तब तो ये एक क्या हो गई, तो ये गैसेस मिक्सर हो गई। तो इस गैस आपने पढ़ा गैसेस मिक्सर में कि जो पार्शियल प्रेशर होती है वो इक्वल होती है किसके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन मिक्सर इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होगी वो इक्वल होगा किसके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस वेपर। ये बाई ये क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस वेपर, कि एक से क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस लिक्विड सोल्यूशन। तो आपने पढ़ा कि किसी भी गैसेस मिक्सर के अंदर, किसी भी गैसेस मिक्सर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होती है इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मतलब इस गैसेस मिक्सर के अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होगी वो इक्वल होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फॉर्म इनटू टोटल वेपर प्रेशर। इसका मतलब ये बाई इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, तो ये बाई इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, तो पी अपॉन पी टी। यहाँ पर बाई इज इक्वल टू पी अपॉन पी टी। उस तरह से बाई भी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फॉर्म कितनी हो जाएगी, तो पी बी अपॉन पी टी। और इन दोनों को आप बाई ए प्लस बाई बी को जोड़ दीजिएगा तो इक्वल आ जाएगा किसके, तो 1 के। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। फिर आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन क्या है, तो अगर हम दो कंपोनेंट को मिलाएं और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स सेम रह जाए, मतलब दो कंपोनेंट को अगर हम मिलाएं, अगर दो कंपोनेंट को अगर हम मिलाएं तो मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स सेम रह जाए, तब क्या होगी, तब ये होगी कि यहाँ पर जो वेपर जमा होगा, यहाँ पर जो वेपर जमा होगा उसकी प्रेशर कितनी आएगी, तो फार्मूला के अनुसार पी ए इक्वल टू पी नॉट ए से आएगी, और यहाँ पर जो वेपर जमा हुई है बी की उसका प्रेशर कितना आएगा, तो इतना आएगा। तो अगर हम दो कंपोनेंट को मिलाते हैं और मिलाने के बाद अगर कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स उतना ही रह जाती है, तो यहाँ पर ए की जो वेपर जमा हुई वो कितना प्रेशर लगाएगा, तो इतना लगाएगा। मतलब जो फार्मूला के अनुसार है वही प्रेशर आएगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कितनी होगी, इतनी होगी। लेकिन अगर हम दो कंपोनेंट को मिलाएं और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्शन फोर्स है या तो इंक्रीज कर जाए या तो डिक्रीज कर जाए, तो अगर अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएंगी तो यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम मॉलिक्यूल उड़ कर जाएंगी, या अगर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज कर जाए तो यहाँ पर जो वेपर मॉलिक्यूल जमा होंगी वो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप आइडियली सोच रहे हैं, मतलब जो थ्योरी बतला रहा है उससे कहीं ज़्यादा मॉलिक्यूल उड़ करके आ जाएगा। मतलब अगर दो कंपोनेंट के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर घट गई तो यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में घट गया तो ज़्यादा मॉलिक्यूल उड़ करके यहाँ पर जाएगा, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल उड़ करके जाएगा मतलब यहाँ प्रेशर ज़्यादा होंगे।
तो जो आप सोच रहे थे ना थ्योरी के अनुसार ये होगा, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, तो पी ए विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट एक्स एंड पी बी विल नॉट बी इक्वल टू एक्स बी। आइडियल सोल्यूशन में मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स ना तो इंक्रीज करती ना तो डिक्रीज करती है, तो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, तो या तो इंक्रीज कर जाती है या तो डिक्रीज कर जाती है। अगर इंक्रीज कर जाएगा तो कंपोनेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगी, मतलब वॉल्यूम घट जाएगा, या अगर मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स घट गई तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑब्वियसली आइडियल सोल्यूशन में जो डेल्टा वी मिक्सिंग होती है चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो होती है, जबकि नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो डेल्टा वी मिक्सिंग होती है नॉट इक्वल टू जीरो। आइडियल सोल्यूशन में कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सेम ही रह जाती है, मतलब ना तो अट्रैक्शन इंक्रीज करती ना तो डिक्रीज करती। तो जब ना अट्रैक्शन बढ़ता ना घटता है तो एंथैल्पी चेंज जीरो होगी, जबकि अगर अट्रैक्शन बढ़ जाए या घट जाए तो जो एंथैल्पी चेंज होगी, आप ध्यान दीजिए, अगर आपको मैंने बताया था कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक, मतलब कहीं पर अगर बॉन्ड बनता है, मतलब बॉन्ड मजबूत होता है तो एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड अगर वीक होगा तो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर न तो बॉन्ड वीक हो रहा है ना तो स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी जीरो। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड या तो मजबूत होगी या तो वीक होगी, इस कारण से डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो चेंज इन प्रेशर होगी, मतलब आप सोच रहे थे कि यहाँ पर ए का प्रेशर होना चाहिए 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और फॉर्मूला भी बता रहा कि नहीं 100 ही होगा, तो चेंज इन प्रेशर कितना हो गया। और मान लेते हैं कि फार्मूला आपको बता रहा था कि यहाँ के प्रेशर 100 होगा, और आपने एक्सपेरिमेंट कर करके यहाँ से निकाला कि प्रेशर कितना, तो 100 ही है, तो चेंज इन प्रेशर जीरो होगी। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व प्रेशर और आइडियल प्रेशर, ऑब्जर्व प्रेशर मतलब जो आपने मापने वाले यंत्र से प्रेशर निकाला वो, और जो आइडियल मतलब ये फार्मूला के अनुसार जो टोटल प्रेशर आया वो, तो इन दोनों को घटाएंगे तो ये जीरो आएगा। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन में अट्रैक्शन बढ़ गई या तो घट गई, जिसके कारण अगर आप प्रेशर मापने वाला यंत्र से यहाँ प्रेशर निकालेंगे तो कुछ अलग प्रेशर आएगा, और फॉर्मूला से प्रेशर निकालेंगे तो कुछ अलग आएगा, मतलब डेल्टा पी नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर आप दो कंपोनेंट को आप मिलाते हैं तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल इधर उधर हो जाती है, मतलब डिसऑर्डर्ड हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, इसलिए इंट्रॉपी इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑब्वियसली डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो या कि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होती है। तो कहीं भी अगर कोई भी सोल्यूशन हो, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, कैसा भी सोल्यूशन हो, अगर दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल इधर उधर हो जाएंगी, डिसऑर्डर्ड हो जाएंगी, तो इंट्रॉपी बढ़ जाती है। और अगर दो कंपोनेंट को मिलाते तो अपने आप वो मिलता है और वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, इसलिए डेल्टा जी लेसर देन जीरो होती है। तो ऑब्वियसली आइडियल सोल्यूशन है या नॉन आइडियल सोल्यूशन है, उसमें इंट्रॉपी इंक्रीज कर जाती है मिक्सिंग के बाद, और फिर एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। आइडियल सोल्यूशन सेम नेचर के कंपोनेंट के बीच में फॉर्म होती है, जैसे दो अल्केन को आप मिला सकते हैं, जैसे आप ऑक्टेन और नोनेन को मिला दी, ये ऑक्टेन और डिकेन को मिला दी, तो जनरली वो क्या करेगा, तो आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। बेंजीन और टोलुएन को मिला दीजिए, वो आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन कहाँ बनेगा, तो जहाँ पर कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन या तो इंक्रीज कर जाए या तो डिक्रीज कर जाए। जैसे अगर आप ले लीजिए एसीटोन और इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, तो वहाँ एसीटोन ले लीजिए, इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म ले लीजिए और बेंजीन ले लीजिए, तो वो क्या होगा, तो अट्रैक्शन और घट जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन होती है, मतलब सेम नेचर वाला नहीं रहेगा, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन रहेगी। ठीक है, तो नाउ नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। Now non-ideal solution with positive deviation and non-ideal solution with negative deviation। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होती है, तो यदि दो कंपोनेंट को आप मिलाएं, अगर दो कंपोनेंट को मिलाएं और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर घट जाए, तो अगर कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स घट जाएंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे जी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल की जो संख्या होगी
वो बढ़ जाएंगी। कि क्यों? क्योंकि दो लिक्विड ए और बी को अगर आपने मिला दिया, यदि दो लिक्विड ए और बी को आपने मिला दिया, दो लिक्विड ए और बी को अगर आपने मिला दिया, दो लिक्विड ए और बी को अगर आपने मिला दिया और मिलाने के बाद ए के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स, ए और बी के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर घट गई तो ज्यादा मॉलिक्यूल उड़ करके यहां पर जाएगा जी। तो अगर ज्यादा मॉलिक्यूल उड़ करके जाएगा तो यहां पर ए द्वारा जब लगाया जाए वेपर प्रेशर होना चाहिए था पी नॉट एक्स से, और बी के वेपर द्वारा जो लगाया जाना प्रेशर होना चाहिए था पी नॉट बी एक्स बी, वो कहीं ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि इस कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स सेम रहती, यदि कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स सेम रहती, तब क्या होता? तो जितना अगर सेम रहती तो क्या होता? तो पी ए इक्वल टू होती पी नॉट एक्स से, पी बी इक्वल टू होती है पी नॉट बी। लेकिन अगर घट गई तो ये क्या होगा? तो ज्यादा मॉलिक्यूल उड़ करके चला जाएगा। मतलब जितना थ्योरी बतला रहा कि प्रेशर होगा, उससे कहीं ज्यादा प्रेशर होने लगेगा ए का, और उससे कहीं ज्यादा प्रेशर होने लगेगा बी का। मतलब नॉन एडिशन विथ पॉजिटिव डेविएशन में क्या होती है? तो कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स घट जाती, जिसके कारण ए द्वारा जो लगाया जा रहा प्रेशर है वो जो थ्योरी के अनुसार होना चाहिए था पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स से, लेकिन एक्चुअल में क्या हो जाएगी? पी ए ग्रेटर हो जाएगी पी नॉट एक्स से। थ्योरी के अनुसार पी बी मतलब बी द्वारा लगाया प्रेशर होना चाहिए था पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, लेकिन रियल में पी बी क्या होगी? तो ज्यादा होगी पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर दो कंपोनेंट को हम मिलाएं और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर घट गई तो ये ज्यादा मॉलिक्यूल उड़ करके यहाँ चला जाएगा। मतलब आप जो सोच रहे थे पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स से, उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा ए का प्रेशर। मतलब पी ए विल ग्रेटर देन पी नॉट एक्स एंड पी बी विल ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। और यदि दो कंपोनेंट को मिलाए और मिलाने के बाद अट्रैक्शन फोर्स ए और बी के बीच में अगर घट गई तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएगा थोड़ा। तो दूर दूर हो गया तो वॉल्यूम क्या होगी? तो बढ़ गई, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। अगर दो कंपोनेंट को आपने मिलाया और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर घट गई, तो आपको अभी जस्ट बताया था अगर अट्रैक्शन बढ़ता है तो एक्सोथर्मिक, अगर अट्रैक्शन घट गया तो इंडोथर्मिक, मतलब उष्माशोषी, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। अगर दो कंपोनेंट को आपने मिलाया और मिलाने के बाद, दो कंपोनेंट को आपने मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर घट गई तो ये ज्यादा मॉलिक्यूल उड़ करके यहां पर चला जाएगा। मतलब यहां जो प्रेशर होगी, यहां जो प्रेशर होगी, जो ऑब्जर्व प्रेशर होगी, वो ज्यादा हो जाएगा किससे? थ्योरी से। मतलब जो ऑब्जर्व प्रेशर होगी वो ज्यादा हो जाएगा थ्योरी से, मतलब डेल्टा पी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। और दो कंपोनेंट को मिलाइएगा तो मॉलिक्यूल इधर उधर हो जाएगा, मतलब एंट्रोपी बढ़ जाएंगी। दो कंपोनेंट को मिलाते हैं तो जो डेल्टा जी होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ऐसे डेल्टा जी निगेटिव होती है। तो सब में है। ध्यान दीजिए, जिसके नॉन एडिशन विथ पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल, जैसे इथेनॉल और एसीटोन को मिलाइए। इथेनॉल अगर प्योर फॉर्म में है तो उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इथेनॉल अगर प्योर फॉर्म में है तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन अगर इसमें एसीटोन आप डाल दीजिएगा ना, तो एसीटोन क्या करेगा? इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ देगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके बीच में उसको तोड़ देगा। तो अगर हम इथेनॉल और एसीटोन को अगर हम मिला देते हैं तो एसीटोन की मॉलिक्यूल क्या करती है? तो इथेनॉल के बीच में लगने वाले जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उसको तोड़ देता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स घटा देता है। तो इथेनॉल और एसीटोन को अगर हम मिला देते हैं तो कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स है, इथेनॉल और एसीटोन को अगर हम मिला देते हैं तो कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होती है? तो घट जाती है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा था आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कब होगी? तो जब दो कंपोनेंट को आपने मिलाया और मिलाने के बाद ए और बी के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स, मतलब यहां पर
ए और बी लिक्विड फॉर्म में ए और बी के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ गई तब, तो अगर ए और बी के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गई तो मोलिकुल को उड़ करके वेपर में जाने देगा नहीं, मतलब कम जाने देगा। मतलब यहाँ पर ए और बी के वेपर मोलिकुल की संख्या घट जाएगी। तो अगर ए और बी को अगर आप मिलाएं और मिलाने के बाद ए और बी के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गई तो यहाँ कम मोलिकुल उड़ करके जाएगा। मतलब यहाँ पर ए की जो वेपर प्रेशर आप सोच रहे थे P0 से होना चाहिए, तो P0 से नहीं बल्कि क्या होगा, तो पी आप सोच रहे थे इक्वल होना चाहिए P0 से कि, लेकिन अगर अट्रैक्शन बढ़ गई है और बी के बीच में तो पी ए लेस हो जाएगा P0 से के और पी बी लेस हो जाएगा P0 बी एक्स बी के। नॉन रेजोनेंस विथ नेगेटिव डेविएशन में आपको क्या याद रखना है कि कंपोनेंट मोलिकुल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, तो इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण पी ए लेसर हो जाएगा P0 बी एक्स बी के। और अगर अट्रैक्शन बढ़ गई तो मोलिकुल एक दूसरे के नजदीक आ गया, मतलब फाइनल वॉल्यूम घट जाएगी, मतलब डेल्टा बी मिक्सिंग लेसर देन 0 हो जाएगी। और कंपोनेंट मोलिकुल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ गई तो आपने पढ़ा है कि अगर अट्रैक्शन बढ़ता है तो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग लेसर देन 0 हो जाएगी। अगर कंपोनेंट मोलिकुल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ गई तो यहाँ कम मोलिकुल उड़ करके आएगा, मतलब जो ऑब्जर्व प्रेशर होगी वो कम होगी। जो आप सोच रहे, आपको जो डिवाइस बताएगा यहाँ जो प्रेशर आ रहा है वो कम आ रहा है, थ्योरी मतलब फार्मूला के अनुसार जो प्रेशर आना चाहिए उससे, मतलब फार्मूला के अनुसार अगर 100 मिलीमीटर आ रहा है लेकिन ये आएगा 98 ही, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 98 माइनस 100 करेंगे तो क्या होगा, तो निगेटिव। अगर दो कंपोनेंट को आप मिलाते हैं तो डेल्टा एस मतलब इंट्रोपी, तो हमेशा दो कंपोनेंट को मिलाइएगा तो मोलिकुल इधर उधर हो जाएगा, तो इंट्रोपी इंक्रीज ही कर जाती है। और जो चेंज इन फ्री एनर्जी होगी वो क्या होगी, तो दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी निगेटिव ही होगी। ऑब्वियसली इसके एग्जाम्पल एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म। अगर हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में ये CCl ये Cl, और आप ये क्लोरोफॉर्म है जी, इसमें हाइड्रोजन ऑब्वियसली क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो, इसलिए सब इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज रहती है। और ऑक्सीजन ये कार्बन ACS3 है, ACS3 है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होती है, तो अट्रैक्शन फोर्स हो जाती है। तो अगर आप एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाइएगा ना तो मोलिकुल एक दूसरे के और नज़दीक आ जाएगा, मतलब और अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण निगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में ध्यान दीजिए, सब कुछ पॉजिटिव है, ग्रेटर 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 ग्रेटर, है ना, ये तो खैर सब में होता है वही चीज़। और नेगेटिव डेविएशन में क्या, तो सब नेगेटिव है, सब नेगेटिव है, सब नेगेटिव है, मतलब लेसर है ना, ये तो सब में कॉमन होता है ना, ये चीज़ तो सब में कॉमन होती है, इसके बारे में तो हटाई दीजिए। यहाँ पर सब कुछ क्या है, तो लेसर है। लेकिन अंतर बस इतना ही है कि पॉजिटिव डेविएशन में ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमॉन्ग कंपोनेंट मोलिकुल क्या होती है, तो डिक्रीज कर जाती है पॉजिटिव डेविएशन में, और नेगेटिव उल्टा हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, तो कंपोनेंट मोलिकुल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। एक ये जो ट्रॉपिक मिक्सर है, ये जो ट्रॉपिक मिक्सर मतलब दो कंपोनेंट का मिक्सर है, दो कंपोनेंट मतलब दो अवयवों को मिलाइए, तो दो अवयव को इतनी मात्रा में मिलाइए ताकि उसकी जो कंपोजिशन है लिक्विड फॉर्म और वेपर फॉर्म में सेम हो। तो ये जो ट्रॉपिक मिक्सर क्या है, तो ये बाइनरी मिक्सर, एक ऐसी मिक्सर जिसकी कंपोजिशन लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म में सेम हो और इसकी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो, और इसका एक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट हो, दैट इज कॉल्ड एजोट्रॉप मिक्सर। एजोट्रॉपिक मिक्सर क्या होता है कि दो कंपोनेंट को इतनी मात्रा में मिलाइए, दो अवयव को इतनी मात्रा में मिलाइए ताकि उसकी कंपोजिशन वेपर फॉर्म में उतना ही रहे, वेपर फेज में भी उतना ही रहे और लिक्विड फेज में भी उतना ही रहे। मतलब एजोट्रॉपिक मिक्सर क्या है, तो एक मिक्सर है, बाइनरी मिक्सर, मतलब दो अवयवों को इतनी मात्रा में मिलाया जाए ताकि उसकी जो कंपोजिशन है वेपर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में सेम रहे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर कहलाता है एजोट्रॉपिक मिक्सर। तो एजोट्रॉपिक मिक्सर क्या होता है, तो एजोट्रॉप मतलब
याद रखिए एजोट्रॉप मतलब सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फॉर्म। एजोट्रॉप मिक्सर मतलब होता है सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फॉर्म, और ये बॉयल करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो बाइनरी मिक्सर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एजोट्रॉपिक मिक्सर। इन सच केस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, तो दो कंपोनेंट को अगर आपने मिला दिया ना, तो दो कंपोनेंट को अगर आपने मिला दिए और यहां पर ये दो कंपोनेंट को अगर मिला दिया, इसको गर्म करिए, तो वह कंपोनेंट जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, मतलब जो कम टेम्परेचर पर उड़ने लगेगा, वो उड़ करके बाहर हो जाएगा, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी वो लिक्विड के फॉर्म में रह जाएगा। तो अगर दो कंपोनेंट को आपने मिलाया, अगर दो कंपोनेंट को आपने मिलाया, तो वह कंपोनेंट जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, वह कंपोनेंट जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, वो गर्म करेगा तो पहले उड़ जाएगा, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, मतलब जिसको ज़्यादा हीट करना है, वो बाद में उड़ करके अलग होगा। तो इस मेथड को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस मेथड को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन एजोट्रॉप में बॉइलिंग कंपोजिशन होता है वेपर फेज में और लिक्विड फेज में सेम, इस कारण से इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ये कैरेक्टर होता है इसका, कि ऐसा इसलिए होता क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन होती है वेपर फेज और लिक्विड फेज में क्या होती है, तो सेम होती है। जितना कंपोजिशन, मतलब जितना परसेंटेज कंपोजिशन वेपर फेज में होगी, उतना ही परसेंटेज कंपोजिशन लिक्विड फेज में होगी। इस कारण से एजोट्रॉप मिक्सर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली एक ऐसी सोल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स घट जाए। करा कि आ सोल्यूशन भी शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या हुआ, इधर दो कंपोनेंट को मिलाएं और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स, दो कंपोनेंट को मिलाएं और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स, दो कंपोनेंट को मिला और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्शन फोर्स है वो घट जाए। अगर अट्रैक्शन फोर्स अगर कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर घट जाता है तो कम टेम्परेचर बॉयल करेगा, मतलब उसको कम ही गर्म करेगा तो बॉयल करने लगेगा। लेकिन अगर दो कंपोनेंट को आप मिलाएं तो उसे कहा जाता है एजोट्रॉप मिक्सर विथ, उसे कहा जाता है एजोट्रॉप मिक्सर विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम कहते हैं एजोट्रॉप मिक्सर विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर दो कंपोनेंट को आपने मिलाया और मिलाने के बाद कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गई, मतलब निगेटिव डेविएशन हो गया, तब उसको आप बॉयल करिएगा तो हाई टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, तो उसे कहते हैं एजोट्रॉप मिक्सर विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो दो तरह की एजोट्रॉप होती है, एजोट्रॉप विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और एजोट्रॉप विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पर कौन होगा, तो जिसमें लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होगी, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा, तो जिसमें लार्ज नेगेटिव डेविएशन होगी। ठीक है। नॉ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव मीन्स होती है कलेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on number of solid particles present in solution is called colligative property। solution की वैसे प्रॉपर्टी जो सॉलिड पार्टिकल की संख्या के ऊपर डिपेंड करती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on number of solid particles present in solution are called colligative property। there are four types of colligative property, चार प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट वन इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फर्स्ट वन दैट इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर।
तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है? तो यदि किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, अगर किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है, लोअर हो जाती है। जैसे आपने कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट आपने लिया है, कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट आपने लिया है, अगर आपने कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लिया है, यदि आपने कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लिया तो इसके ऊपर इसी की मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में जमा हो जाएगी और ये वेपर ये गैस फॉर्म प्रेशर लगाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ जो वेपर जमा हुई, जो प्योर सॉल्वेंट के ऊपर वेपर जमा हुई, उसका वेपर प्रेशर P0 है। लेकिन अगर इसी के अंदर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल देंगे तो जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल होती है वो सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से वितरित हो जाती है, जिसके कारण कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल सरफेसेस के ऊपर भी रहती हैं और वह नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ऑब्वियसली सॉल्वेंट की इवापोरेशन को प्रिवेंट करता है, जिसके कारण यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की जो संख्या है पहले से घट जाती है। मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग कहते हैं कि जब वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है, जब किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है तो जो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर है वो लोअर हो जाती है। तो यदि P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है तो जो PS होती है वो लेसर होगी P0 से। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर में लोअरिंग कितनी की हो गई? तो पहले सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर P0 थी, अब सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट के PS हो गई, तो P0 माइनस PS क्या कहलाएंगी? तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितनी होगी? कहेंगे जी पहले तो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर P0 थी, तो P0 में लोअरिंग हुई P0 माइनस PS की, तो 1 में कितनी हुई? तो P0 माइनस PS अपॉन P0। तो इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो जब इस बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हमने रॉल्स लॉ लगाया था तो आपने देखा था कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू आई थी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग याद रखते हैं कि किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है, किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर लोअर हो जाती है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल सॉल्यूशन में जाने के बाद आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट कर जाता है। यदि सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट कर जाता है तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू होती है I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यदि आपको याद बस इतना रखना है कि किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता, यदि किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर लोअर हो जाती है। तो जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या होती है? तो I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जहां पर I क्या है? तो वन टॉप फैक्टर है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन 1 होती फॉर एसोसिएशन और इक्वल टू 1 होती फॉर नादर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ठीक है। नाउ थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन मतलब होता है इंक्रीमेंट, मतलब वृद्धि, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? तो वर्ड बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी लिक्विड को बॉयल करना है तो उसको गर्म करिए। गर्म करने से क्या होगी? तो उस सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल एवापोरेट होकर के उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा होनी शुरू हो जाएंगी। तो यदि किसी सॉल्वेंट को बॉयल करना है तो उसको गर्म करिए। गर्म करने से क्या होगी? तो उस सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल एवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो गर्म करते जाए, यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती जाएंगी, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ती जाएंगी। गर्म करते जाए, वेपर मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती जाएंगी, वेपर प्रेशर बढ़ती जाएंगी। गर्म करते जाए, यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती जाएंगी, वेपर प्रेशर बढ़ती जाएंगी और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब यहाँ की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो एक ऐसी टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट हो या सोल्यूशन, एक ऐसी टेम्परेचर जब यहाँ की वेपर प्रेशर, यहाँ की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता तो सॉल्वेंट अथवा सोल्यूशन बॉयल करने लगता है। तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो टेम्परेचर एट विच
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन विल इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सोल्यूशन की इक्वल हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होगी, चाहे सॉल्वेंट हो या सोल्यूशन हो, बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू 1 atm। 1 atm मतलब 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, दैट इज इक्वल टू 760 टॉर। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर की जो वेपर प्रेशर होगी वो 1 atm के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगी। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट जस्ट एक लाइन में याद रखिए, एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सोल्यूशन की इक्वल होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो हमने कंसीडर करा एक वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर दिए। मान लेते हैं कि टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये सॉल्वेंट टीबी टेम्परेचर पे बॉयल कर रही थी। यदि इसके अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डाल दीजिएगा तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल है वो सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से वितरित हो जाएंगी, जिसके कारण कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन के सरफेसेस के ऊपर भी रहेंगी और वो एवापोरेशन को प्रिवेंट करेगा, वो वाष्पीकरण को रोकेगा। तो आपको तो वाष्पित कर करके यहाँ की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनानी है अगर बॉयल करना है तो यदि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में समान रूप से वितरित हो जाती है, जिसके कारण कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के सरफेसेस के ऊपर भी होती है। तो यदि हमें सॉल्यूशन को बॉयल करना होता है तो और हायर टेम्परेचर तक हमें इसे हीट करना होता है। मतलब अगर टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है और टीबी डैश बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है तो टीबी डैश मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ग्रेटर होगी किससे? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। मतलब अगर शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा है तो उसके अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दीजिएगा तो हायर टेम्परेचर बॉयल करेगा, 101 पर करेगा, 102 डिग्री पर करेगा, 103 डिग्री पर करेगा। तो अगर टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, टीबी डैश अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है तो जो टीबी डैश होगी वो ग्रेटर होगी, जो टीबी डैश होगी वो ग्रेटर होगी किससे? तो टीबी से। तो ध्यान रखिएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ग्रेटर होती है किससे? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। तो अगर डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, पहले ध्यान दिए डेल्टा टीबी को हम डिफाइन कर रहे हैं, डेल्टा टीबी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्या कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि है। तो जैसे मान लेते हैं शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा था, उसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया तो वो सोल्यूशन 102 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा। तो वृद्धि कितनी की हुई? तो 102 में से 100 घटाए 2 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लीजिए या केल्विन में लीजिए, न्यूमेरिकली सेम ही होती है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और सोल्यूशन 102 डिग्री पर बॉयल करा तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितनी हुई, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि कितनी हुई? कहीं जी 102 माइनस 100 मतलब 2। और हम केल्विन में भी चेंज करके करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन और 102 डिग्री सेल्सियस मतलब 375 केल्विन। तो 375 में से 373 को घटाएंगे तब भी 2 ही केल्विन आएगा। मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर आप केल्विन में लीजिए या डिग्री सेल्सियस में लीजिए, न्यूमेरिकली कोई अंतर नहीं आता है। तो हमें याद क्या रखना है? तो बस इतना याद रखना है कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो कितना बढ़ के हो जाएगा? तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी डैश माइनस टीबी। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जितनी ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते जाएंगे उस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। मतलब डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है दैट इज केबी, जिसे हम लोग कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इसी कहा जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो केबी क्या है? तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इसी को हम लोग कहते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ऑब्वियसली यदि सॉलिड सॉल्यूशन में जाने के बाद आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट हो जाता है तो डेल्टा टीबी इक्वल टू होती है I इंटू के बी इंटू एम। यदि सॉलिड सॉल्यूशन में जाने के बाद
आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट हो जाता है, तो जो डेल्टा टीबी होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होती है इक्वल होती है आई इंटू के बी इंटू एम, जहाँ पर आई क्या है तो वांट ऑफ फैक्टर जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती, फॉर डिसोसिएशन लेसर देन 1 होती, फॉर एसोसिएशन और इक्वल टू 1 होती, फॉर नादर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, इन सारे के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखनी है कि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर देंगे तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, तो कितनी की वृद्धि होगी, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, जहां पर के बी क्या है तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, के बी प्रत्येक सॉल्वेंट की फिक्स होती है, उसके निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर टीबी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 एलवी, जहां पर आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन है और एलवी लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन पर ग्राम। ध्यान दीजिए एनसीईआरटी में कैपिटल एलवी दिखा हुआ, वहां पर मोलर लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, यहां पर मैंने क्या लिखा है कि आर टीबी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 एलवी, जहां पर एलवी क्या है तो लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन पर ग्राम है। के फॉर वाटर अगर आप कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू 0.512 आती है। नाउ थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब होती है कमी, डिप्रेशन मतलब कमी मतलब घट जाना, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में घट जाना। जैसे आप जानते हैं तो ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, कभी जी फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है तो सिंपल वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं, एक ऐसी टेम्परेचर एंड प्रेशर, जनरली प्रेशर 180 लेते हैं, वायुमंडलीय दबाव में पर ही हम किसी चीज़ को फ्रीज कराते हैं, तो जनरली हम लोग समान वर्ड में कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड में ट्रांसफॉर्म कर जाता, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड, टेम्परेचर एट विच लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड। लेकिन वास्तव में फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है, लेकिन वास्तव में फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाए। वास्तव में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है तो वह टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाए सॉलिड सॉल्वेंट के। यदि हम किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है, जिसके कारण सॉल्यूशन लोअर टेम्परेचर फ्रीज करता है। तो वर्ड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है तो वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफॉर्म कर जाता है, लेकिन वास्तविक में फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की इक्वल हो जाती है सॉलिड सॉल्वेंट के। इसे ग्राफिकली हम लोगों ने समझा था कि कैसे, जैसे मान लेते कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, अगर कोई लिक्विड सॉल्वेंट है रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर इतनी है, लिक्विड सॉल्वेंट पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर इतनी है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर इतनी है, लिक्विड सॉल्वेंट की रूम टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर इतनी है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर इतनी है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को घटाते जाएं तो वेपर प्रेशर घटती जाएगी, टेम्परेचर को आप घटाते जाएं तो वेपर प्रेशर घटती जाएगी, टेम्परेचर को घटाते जाएं तो वेपर प्रेशर घटती जाएगी। और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर ये कर्व अपनी कर्वेचर को चेंज करना शुरू करेगा। क्यों चेंज करना शुरू करता है, क्योंकि ये लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो जाती है किस में तो सॉलिड में। तो ये टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर। यही टेम्परेचर क्या है तो फ्रीजिंग टेम्परेचर है। ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है किसकी तो सॉल्वेंट की, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है किसकी तो सॉल्वेंट। तो इस टेम्परेचर पर क्या हुआ तो कहेंगे जी इस टेम्परेचर पर क्या हुआ, इस टेम्परेचर पर क्या हुआ तो जो वेपर प्रेशर है सॉलिड की वो इक्वल हो गई लिक्विड सॉल्वेंट की, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इक्वल होगी लिक्विड सॉल्वेंट की, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इक्वल होगी लिक्विड सॉल्वेंट की। लेकिन अगर इसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर इसी रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दीजिएगा तो जो पहले वेपर प्रेशर इतनी थी वो वेपर प्रेशर घट जाएगी, वो वेपर प्रेशर जो लिक्विड सॉल्वेंट की इतनी थी अब उसी के अंदर अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देंगे तो वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की घट जाएंगी, जिसके कारण सॉल्यूशन अब इस सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर घटाएंगे, अगर इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर आप घटाएंगे, यदि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर आप घटाएंगे, यदि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर आप घटाएंगे तो वेपर प्रेशर घटती जाएगी। और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएंगी तो ये सॉल्यूशन क्या करने लगेगा तो फ्रीज करने लगेगा। तो ये TF क्या है तो TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और TF डैश क्या है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या है तो फिर ध्यान दीजिए
TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और TF डैश इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो जरा ध्यान दीजिए, जैसे जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ती है। तो यहाँ देखिए TF आगे है, एक्स एक्सिस पर TF आगे है किससे? TF डैश से। एक्स एक्सिस पर TF आगे है किससे? TF डैश से। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है वो ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन से, या कहिए जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है वो कम है किससे? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। तो हम लोग सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं, यहाँ तो हमने इसे समझ लिया। सिंपल वर्ड में हम लोग कहते क्या है? तो हम लोग सिंपल वर्ड में कहते हैं कि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व करते हैं। वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती? तो घट जाती है। तो वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती? तो घट जाती है। तो अगर हम मान लें कि डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, अब जरा देखिए इतना घटा है, अगर और नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट डालिएगा ना तो और घटेगा। पहले इतना ही घटा था, और नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट डालिएगा तो और घट जाएगा, इतना घट जाएगा, और नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट डालिएगा तो और घट जाएगा। मतलब जितनी ज़्यादा नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को सोल्यूशन में डिजॉल्व करते जाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होती जाएंगी। तो अगर डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग, ध्यान दीजिए डेल्टा TF को पहले ही डिफाइन कर दिए हैं क्या? तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कितनी की हो गई? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ध्यान दीजिए यहाँ पर फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लिए थे माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ पर क्या है? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमने डेल्टा TF को पहले ही डिफाइन कर दिया है कि ये क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि आप 100 रुपये मार्केट लेकर के गए और कुछ खरीदारी करके आ रहे हैं और आपके पॉकेट में अगर 80 रुपये हैं, तो अगर सामने वाला किसी ने पूछ लिया कि कितना खर्च करके आया, तो आप आंसर क्या करेंगे? कि जी 100 रुपये लेकर गए थे, 80 रुपये लेकर आ रहे हैं, तो खर्च मैंने कितना करा? तो आंसर सिंपल होगा 20, ना कि -20। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने पहले ही पूछ लिया है कि कितना खर्च करके आया है। उसी तरह से यहाँ पर पहले ही डेल्टा TF को डिफाइन कर दिया गया है। डेल्टा TF को पहले ही डिफाइन कर दिया गया क्या है? तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है। मतलब ऑब्वियसली जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको पहले से पता है कि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है। इससे पहले ही से डेल्टा TF को डिफाइन किया हुआ है क्या? कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी है। तो डेल्टा TF अगर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है तो ये इक्वल होगी किसके? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। मतलब बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटा दीजिए। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटेड दैट कि जो डेल्टा TF होगी, मतलब वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को डालिएगा, वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को डालिएगा तो सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घटेगी। तो कितनी घटेगी? तो सीधी समानुपाती होगी मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन के। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो Km, जहाँ पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रैस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या इसी को हम लोग क्रैस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और यदि सॉल्यूट सोल्यूशन में जाने के बाद आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट हो जाती है तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता? तो I इंटू KF इंटू M, जहाँ पर I क्या है? तो वांट ऑफ फैक्टर है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन 1 होती फॉर एसोसिएशन और इक्वल टू 1 होती फॉर नॉट डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो इन दोनों में हमें एक्चुअली याद क्या रखना है, कैसे याद रखना है? तो सिंपल याद यही रखना है कि यहाँ पर कि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को डालते हैं तो सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो कितना बढ़ेगा? तो ये डेल्टा TB क्या है? तो कितना बढ़ा? तो डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। अब इसी को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि फ्रीजिंग में कि यदि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को डाल देते हैं तो सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है। यदि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को डिजॉल्व करिएगा तो सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये, यदि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को डाल देंगे तो सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगी। उसका निकालने का फॉर्मूला क्या हुई? तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। ठीक है, तो KF ऑफ एवरी सॉल्वेंट इज कांस्टेंट। तो प्रत्येक सॉल्वेंट की KF की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। KF मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रैस्कोपिक कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होती है RTF² डिवाइड बाय 1000 LF, जहाँ पर R क्या है? तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, TF क्या है? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन, और LF क्या है? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम है। ध्यान दीजिए एनसीईआरटी में कैपिटल LF लिखा हुआ है और यहाँ पर मोलर मास से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो कैपिटल LF वहाँ पर मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम है। के फॉर वाटर निकालते हैं तो कितना आता है, तो 1.86। यदि हम लोग रिलेशन निकालें के एफ और के बी के बीच में, तो आपने भी जस्ट पढ़ा कि यदि कोई सॉल्यूशन है तो किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अगर अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दे तो उस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि इतनी आएगी, और उसी सॉल्यूशन का अगर हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालें तो इतनी आएगी। तो इन दोनों को साइड बाय साइड डिवाइड कर दें तो ऐसा ही, क्योंकि दोनों सेम ही सॉल्यूशन है तो दोनों सॉल्यूशन की मोलरिटी सेम, आई सेम, तो यहाँ पर डेल्टा टीवी अपॉन डेल्टा TF इक्वल टू KB अपॉन KF हो जाएगी। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें पहला वर्ड था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब छिद्रदार, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड आने जाने देता हो लेकिन सॉलिड पार्टिकल को प्रिवेंट कर देता, उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड आने जाने देता हो लेकिन सॉलिड पार्टिकल को प्रिवेंट कर देता, उसे हम क्या कहते हैं, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि इधर हम एक ने सोल्यूशन लिए, एक इधर सोल्यूशन लिए, अगर यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब यहाँ पर सॉलिड कम है, मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब ये हुआ कि लो कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब ये हुआ कि लो कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर लेस सॉल्यूट है, लेस सॉल्यूट है, लो कॉन्सेंट्रेशन कम गाढ़ा है, लेस सॉल्यूट है एंड मोर सॉल्वेंट है, लेस सॉल्यूट एंड मोर सॉल्वेंट, लेस सॉल्यूट और मोर सॉल्वेंट है। और यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हुआ, तो ज़्यादा गाढ़ा मतलब मोर सॉल्यूट, मोर सॉल्यूट, मोर सॉल्यूट और लेस सॉल्वेंट, मोर सॉल्यूट और लेस सॉल्वेंट। तो बेसी बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और बीच में क्या है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और बीच में क्या है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ऑब्वियसली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड आने जाने देता और सॉलिड पार्टिकल को प्रिवेंट कर देता है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम है, तो हमेशा फ्लो हाई से लो की तरफ होती है। जैसे वाटर की फ्लो मोर हाइट से लेस हाइट, इलेक्ट्रिक करेंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ऑब्वियसली हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। उसी तरह से यहाँ पर मोर सॉल्वेंट है, यहाँ पर लेस सॉल्वेंट है, सॉलिड पार्टिकल तो इधर उधर जा ही नहीं सकता, तो उसकी बात ही करना बंद कर देते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है वो सिर्फ किसको आने जाने देगा, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड आने जाने देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा सॉल्वेंट है, इधर कम सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो फ्लो होगी अपने आप लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड होने लगी। ध्यान दीजिए, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड, क्यों, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन साइड में ज़्यादा सॉल्वेंट है और हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड में कम सॉल्वेंट है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्लो ऑब्वियसली लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ होती है। क्यों, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन साइड में ज़्यादा सॉल्वेंट है, इसलिए हमेशा फ्लो जो होता है हाई से लो की तरफ होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, तो लो कॉन्सेंट्रेशन साइड में ज़्यादा सॉल्वेंट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड में कम सॉल्वेंट है, इसलिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो फ्लो होगी वो लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ अपने आप होने लगेगी। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें फ्लो होती है किसकी, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड, लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ। और इस फ्लो को अगर रोकना चाहते, इस फ्लो को अगर आप रोकना चाहते, अगर इस फ्लो को आप रोकना चाहते तो उस फ्लो को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाना होगा उस मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर को कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो आप देख रहे हैं इधर लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन के साइड में ज़्यादा सॉल्वेंट और हाई कॉन्सेंट्रेशन के साइड में कम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्लो अपने आप लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ हो रही है। तो इस फ्लो को जस्ट रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाना होता है उसे हम कहते हैं
ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस, तो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस फ्लो को जस्ट रोक देने के लिए जितना प्रेशर लगाना होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कितना प्रेशर लगाना होगा, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो इस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के। मतलब जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगी, जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगी, मतलब उतना कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर होगा, जितना कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा उतनी ज़्यादा अंतर होगी कॉन्सेंट्रेशन की, उतनी ज़्यादा अंतर होगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की, तो फ्लो ज़्यादा होगी। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो दोनों में अंतर ज़्यादा होगी, तो फ्लो ज़्यादा तेजी से होगी, बहाव ज़्यादा तेजी से होगी। तो उस बहाव को रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर और ज़्यादा लगाना होगा। इसलिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। मतलब जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर होगी, तो दोनों साइड में अंतर ज़्यादा हो गया तो फ्लो ज़्यादा होगी, और उस फ्लो को रोकने के लिए हमें प्रेशर भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्लूइड की फ्लो होती वो इंक्रीज कर जाती है। तो अगर आप टेम्परेचर यहाँ बढ़ाएंगे तो फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, बहाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उस बहाव को रोकने के लिए हमें प्रेशर भी ज़्यादा लगाना होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अगर दोनों को कंबाइन करके लिखें तो ये CT, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो RCT, जहाँ पर R एक कांस्टेंट है, कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन और 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। यदि सॉल्यूशन में जाने के बाद आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट कर रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू होती है ICRT। एक्चुअली ये PV इज इक्वल टू नहीं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो इसको अगर P कह दीजिए तो ये C कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पर मोलरिटी से है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पर मोलरिटी से है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पर मोलरिटी से है। तो N/V इंटू RT, मतलब ये एक्चुअली क्या है, तो PV इज इक्वल टू NRT। एक्चुअली क्या है, तो PV इज इक्वल टू NRT वाली फॉर्म है। यदि सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट कर जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएंगी ICRT, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएंगी ICRT, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएंगी ICRT। नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस। अब जरा देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्लो अपने आप लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ हो रही थी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियस फ्लो होती है किसकी, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की, किधर से किधर, तो लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड। इस ऑस्मोसिस को जस्ट रोकने के लिए जो प्रेशर लगाना होता था उसे हम कहते थे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा होगी, मतलब बाहर जो प्रेशर लगा रहे थे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फ्लो होगी वो हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड से लो कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ होने लगेगी। अगर आपने अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा कर दिया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो फ्लो होगी हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड से लो कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ अपने आप होने लगेगी। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तो इफ अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर हो गई ऑस्मोटिक प्रेशर से तो इसे हम क्या कहेंगे, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। RO जो ऑब्वियसली वाटर प्यूरीफायर में यूज होता है, जो सैलिनेस ऑब्वियसली जो RO है जो घर में यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए, जनरली वो क्या उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो रिवर्स RO वाटर मतलब क्या हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। नो आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दो ऐसे सोल्यूशन जिसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कहलाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या, तो दो ऐसे सोल्यूशन जिसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर कहलाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगी सेम टेम्परेचर पर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू ICRT, मतलब I1C1RT इक्वल टू I2C2RT, RT कैंसिल, तो I1C1 इक्वल टू I2C2। या I1C1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, या I2 इंटू C2 जगह पर क्या करेंगे, तो N2 अपॉन V2। तो I1 इंटू नंबर ऑफ मोल, N1 की जगह पर क्या लिखेंगे, तो वेट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1/V1, I2 इंटू वेट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1/V2। तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताया था, ये वन शॉट रिविजन हो गया। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए जब भी आप कोई पेपर देने जाएंगे, चाहे JEE का हो, चाहे NET हो या बोर्ड हो, तो आप इसे एक बार जब देख लेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।
मतलब जो पॉइंट्स इसके अंदर जो यूज हो रही है वो सारा का सारा आपके दिमाग में दौड़ता रहेगा। तो ये वन शॉट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो चाहे बोर्ड देना हो, चाहे नीट देना हो, चाहे जेई देना हो, चाहे मेन देना हो, एडवांस, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को कोशिश करी है कि इसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट इस वीडियो में तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ओके, बाय।